ऑल ऑफ अस आर डेड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे स्टूडेंट्स टेरेस पे फंसे थे, जहाँ पे इंसु भी आ चुका था और वहाँ पे फाइट होने वाली थी सुयोग और सान के साथ उसकी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम सबसे पहले यूंजे को देखते हैं, जहाँ पे हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे सारे बच्चे उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, उसके सर पे दूध ढोल देते थे, उसके खाने की प्लेट में और खाने की प्लेट्स रख देते थे, टीचर्स भी उसका साथ नहीं देते थे और इवन उल्टा उसे कहते थे कि जरूर तुम ही खराब लड़की हो, इसी कारण तुम्हें बच्चे परेशान करते हैं। यूंजे ये सारी बातें याद करती है और एक एक करके देखती है कि वही सारे लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इन सब चीजों से यूंजे सोच चुकी थी कि वो पूरी की पूरी स्कूल को ही जला देगी। इसी कारण वो स्टाफ रूम में आके एक पेपर में आग लगा देती है। सीन शिफ्ट होता है टेरेस पे, जहाँ हम अब नामारा को देखते हैं, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी। इसी कारण अब वो धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी में बदलती जा रही थी, लेकिन इस बार वो ज़ॉम्बी बन के अपनी दोस्तों की हेल्प कर रही थी, यानी कि वो इंसु से फाइट करती है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देती है। यहाँ जो टेरेस पे लड़का खड़ा था उसने अभी तक भी दरवाजा नहीं खोला था और वो हेलीकॉप्टर में बैठ के अकेला ही निकल जाता है वहाँ से। अब यहाँ हर तरफ जब आग लग चुकी थी तो फायर अलार्म भी स्टार्ट हो चुका था। एक तरफ तो स्टाफ रूम में पानी गिर रहा था, जहाँ जलते हुए ज़ॉम्बी वापस से नॉर्मल हो रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ दरवाजे भी खुल गए थे। सारे इमरजेंसी एग्जिट ओपन होने के कारण टेरेस का दरवाजा भी ओपन हो जाता है। सारे बच्चे बाहर निकलते और अपनी आंखों के सामने हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देख रहे थे। ये लोग हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कोई तो इस हेलीकॉप्टर को रोक ले, लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ कोई भी इंसान इन्हें नहीं देख पाता है और हेलीकॉप्टर इन सारे बच्चों की आंखों के सामने निकल जाता है। इंसु यहाँ से अभी तक भी नहीं गया था। अब वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। सान दरवाजे के पास आगे जाके सुनता है तो उसे पता चलता है कि इंसु अभी तक नहीं गया है और वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। दरवाजा नहीं खुलने पे इंसु यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका पूरा हाथ बुरी तरीके से टूट चुका था। ये सारी चीजें नामारा सभी को बता रही थी, क्योंकि उसे हल्की से हल्की वॉइस भी समझ में आती है। यहाँ यूंजे पूरी स्कूल को जला के साइकिल पे बैठ के अच्छी खासी राइड के लिए निकल पड़ती है। वहीं पे दूसरी तरफ सान और सुयोग आपस में बात करते हैं कि क्या तुमने इंसु को देखा और इसी के साथ में क्या तुमने यूंजे को भी देखा था। ये दोनों लोग ऐसे हैं जो कि इन्फेक्टेड होने के बाद में भी हमारी तरह ही चल रहे हैं। इसी के साथ में नामारा भी बिल्कुल इन्हीं की जैसी है। वो हालांकि इन्फेक्टेड है लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है। किसी को नहीं पता कि वो कब ज़ॉम्बी में बदल जाए। सान यहाँ पे सुयोग को कहता है कि हमें नामारा को दूर कर देना चाहिए, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। सुयोग साफ मना कर देता है और सान को कहता है कि अगर ऑन्जो ऐसी बन जाती तो क्या तुम ऑन्जो को भी अपने आप से दूर कर देते। यहाँ सीन शिफ्ट होता है आर्चरी रूम में। ये लोग भागने की फिर से कोई नई प्लानिंग करते हैं, लेकिन इस बार भी इस लड़के की तबीयत खराब होने के कारण ये लोग आगे नहीं निकल पाते। इनके पास एक ऑप्शन था कि ये लोग टेरेस पे चले जाएं, लेकिन टेरेस पे जाने के लिए इन्हें एक बड़ी सी सीढ़ी की जरूरत है, जो कि कमरे से बाहर निकल के मिलती, और बाहर तो ये लोग जा नहीं सकते थे। यहाँ वापस से सीन टेरेस पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे ये लोग हेल्प के लिए SOS का साइन बनाने लगते हैं। इसी के साथ में हमें मिस्टर ली की एक बायोग्राफी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो होप की बात करते हैं कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे लेकिन फिर भी उन्हें एंटीडोट नहीं मिल पाया। यहाँ पे ऑन्जो के फादर भी एक सेफ जगह पे खड़े थे और स्कूल का मैप लेके बार बार में लोकेट कर रहे थे कि उन्हें आखिर परफेक्टली किस जगह पे जाना है। यहाँ पे मिस्टर ली इस वायरस से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें और बताने लगते हैं कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन ज़ॉम्बीज के नेचर में भी चेंजेस आते जाते हैं। यहाँ हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि व्लॉगर की मदद करने के लिए रुका था। अब डिटेक्टिव के साथ जो पुलिस वाला था वो तो गाड़ी लेके भाग गया था और बेचारा डिटेक्टिव इस ज़ॉम्बी की मदद के कारण यहीं पे अटक गया था। इतनी तेज धूप होने के कारण ये यहाँ पे नहीं बैठ पा रहे थे। डिटेक्टिव इस ब्लॉगर को मारता है और कहता है कि तू पागल हो गया है क्या? ये क्या यहाँ पे कोई मैच चल रहा है जो तू देखने के लिए आ गया था और वीडियोस बनाने के लिए आ गया था? अगर मेरा भाई होता तो ज़ॉम्बी से पहले उसे मैं ही मार देता। ब्लॉगर यहाँ पे एक बहुत ही बिटर ट्रुथ बताता है। वो बताता है कि जितने भी टेलीकास्ट वाले मीडिया वाले लोग हैं वो सब अफवाह बताते हैं। असली चीज को जानने के लिए ब्लॉगर को जाना पड़ता है। इसी कारण मैं यहाँ पे माहौल देखने के लिए आया था। अब जो भी हो, इन लोगों को यहाँ से जाना तो था ही। तो डिटेक्टिव सोचता है कि ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाया जाए, इसी कारण वो कुछ बास्केट नीचे गिराता है। लेकिन जैसा कि मिस्टर ली ने बताया था कि ज़ॉम्बी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो वैसे ही यहाँ ज़ॉम्बी के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ये ज़ॉम्बी साउंड सुन के अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे और एक ही जगह पे खड़े थे। तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला भागा था असल के अंदर तो वो बहुत अच्छी चीज लेकर आया था। वो आगे जाके एक पूरी की पूरी बस को उठा के ले आया, जिसके बाद वो डिटेक्टिव को कहता है कि इसके ऊपर कूदो जल्दी से। डिटेक्टिव तो कूद जाता है लेकिन वो व्लॉगर नहीं कूद पाता क्योंकि उसके पैर पे लगी थी। अब वो पुलिस वाला जो गाड़ी चलाता है वो कहता है मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, नहीं तो कूद जल्दी। कैसे तैसे करके बेचारा व्लॉगर भी इस पे कूदता है और अब ये बस लेके निकल पड़ते हैं। बस के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे भी थे। यहाँ पे SOS का साइन तो बन चुका था लेकिन किसी को उसका मतलब नहीं पता था। इसी कारण टेसु जब ऑन्जो से पूछता है कि इसका मतलब क्या है तो ऑन्जो कहती है कि इसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये एक साइन है। तो टेसु कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं किसी और से पूछ लूंगा। जैसे ही वो नामारा के पास जाता है तो ऑन्जो भड़क जाती है कि मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, क्या मुझे कुछ पता नहीं है क्या? देखते ही देखते अब यहाँ पे शाम होने लगी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। इसी कारण ये लोग आग जलाने
के बारे में सोचते हैं। बेचारे सारे के सारे लोग एक साथ मिलके मैन वर्सेस वाइल्ड का एक सीन करते हैं। ये लोग आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बाद में भी आग नहीं जलती। एक एक करके सब अपनी बारी आजमाते हैं। आखिर में नामारा आती है और एक लाइटर लेके आती है और नामारा कहती है कि मैं स्मोक करती थी और तुम ये लाइटर का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफी की बात थी कि बेचारे सब लोग मेहनत कर रहे थे, तो नामारा को पहले ही दे देना चाहिए था लाइटर। लेकिन सभी को ये भी पता चलता है कि नामारा चेन स्मोकर भी है। इधर यहाँ डिटेक्टिव, पुलिस वाले, व्लॉगर और बच्चों को निकले हुए रात हो गई थी। यहाँ पे डिटेक्टिव पुलिस वाले को कहता है कि तू तो धोखेबाज निकला, तू तो हमको छोड़ के भाग गया था। तो पुलिस वाला कहता है कि मैं आपको छोड़ के कहाँ भागा था, मैं तो मदद लेने के लिए गया था और देखो मैं क्या लेकर आया, मैं बस लेकर आया। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पुलिस वाला एक लड़की को उड़ा देता है। डिटेक्टिव कहता है कि ये क्या किया तूने, तूने एक लड़की को मार दिया, अब वो ज़ॉम्बी है या लड़की जाके देखना पड़ेगा। डिटेक्टिव गाड़ी से नीचे उतरता है और आसपास में देखता है कि कौन कौन खड़ा है, कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। और उसके बाद लड़की के पास जाता है तो हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि योंजे थी। लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं होता, सर फटने के बाद भी वो जिंदा थी। तभी एक साथ बहुत बड़ी मिलिट्री आ जाती है और इनके ऊपर शूट करने लग जाती है। डिटेक्टिव अपना बैच दिखाता और बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे कुछ भी मत करो। उससे पहले वो योंजे को बोल चुका था कि तुम हमारे साथ चलो। दूसरी तरफ अब आर्चरी रूम के अंदर मिजिन फालतू बैठे बैठे ये सोचती है कि उसे इस एथलीट गर्ल की हेल्प करनी चाहिए। इसी कारण वो यहाँ पे यही गेम सीखना शुरू कर देती है। बातों ही बातों में मिजिन इस एथलीट गर्ल को बोलती है कि तुम्हें तो अच्छे से कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस एथलीट गर्ल के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। अगर ये नहीं जीत पाई या फिर नेशनल में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये कभी कॉलेज में भी नहीं एंटर कर पाएगी। इसी के साथ हमें मिजिन के बारे में भी पता चलता है कि शायद उसने किसी न किसी का मर्डर किया है या फिर उसके ऊपर मर्डर का ब्लेम लगा हुआ है। इसी के साथ ये दोनों बहुत सारी बातें करती हैं और जितना ये आपस में झगड़ा करती थी उतना ही ये दोनों अब अच्छी दोस्त बन चुकी है। और मिजिन अब फाइनली काफी इंटरेस्ट के साथ में एरो चलाना सीख लेती है। यहाँ सारे बच्चे टेरेस पे बैठे थे। अब इतने दिन हो गए थे, बोर होते होते ये और भी क्या करते, तो बैठ के गाना वगैरह गाने लगते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में खुश रहने लगते हैं। और उसके बाद में होता है कन्फेशन स्टार्ट कि कौन किसे पसंद करता है। सारे लोग कुछ न कुछ बोलने लगते हैं और इसी के साथ में अपनी लाइफ के बारे में भी बताने लगते हैं कि कौन इस टाइम तक कितना परेशान है। टेसू बताता है कि वो अपने दोस्त की एथलीट गर्ल यानी कि जो मिजिन के साथ में है उसे बहुत पसंद करता है। इसी एथलीट गर्ल का भाई बोलता है कि मुझ पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, मेरी बहन एथलीट में थी और उसे सब नेशनल में लाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है इंसू के ऊपर, जिसने इतना दरवाजे पे हाथ मारा था और उसका हाथ टूट गया था, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी होने के कारण उसका हाथ जुड़ जाता है। यहाँ हम उसी पिंक गर्ल को देखते हैं जो कि रूम के अंदर बंद थी। इतना सन्नाटा होने के बाद वो बाहर आती है। एक ज़ॉम्बी के पैर के नीचे पियानो आ रखा था और वो बार बार में बज रहा था। ये पिंक गर्ल उसके पैर के नीचे कुछ स्टिक डाल देती है ताकि यहाँ शोर और ज्यादा ना हो। तभी इसे एक कैमरा दिखाई देता है और एकदम से यहाँ 2-3 ज़ॉम्बी आते हैं और ये लड़की वापस से अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की यहाँ देखती है कि कैसे सभी लोगों ने मिलकर कैमरे में अपनी फैमिली के लिए कुछ चीजें रिकॉर्ड करी है और ये लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सबकी हेल्प करने के लिए निकल जाती है। आखिर इस लड़की का मन कैसे बदला ये हमें आगे पता चलेगा। ये कुछ खाने के पैकेट्स भर ही रही थी अपने साथ में और तभी इसे सान का वीडियो दिखाई देता है। सान अपने वीडियो में कहता है कि माँ मेरा फ्रेंड मारा गया है, आप उसके घर पे जाके बता देना। हमें पता चलता है कि सान का फ्रेंड बहुत ज्यादा गरीब था, उसकी ग्रैंडमा के साथ वो रहा करता था और उनकी फैमिली के पास सर्वाइव करने का और कोई ऑप्शन नहीं था। सान का फ्रेंड उसे कहा करता था कि वो उसी के रेस्टोरेंट में काम करेगा। देखते ही देखते पिंक गर्ल के सामने अब वही लड़का आ जाता है जिसके कारण वो ज़ॉम्बी बन गया था। अब इस पिंक गर्ल को ये भी चीजें याद आती है कि कैसे उसे सबने धुतकारा था, कैसे उसे सबने बहुत बुरी तरीके से डांटा था कि तूने हमारे फ्रेंड को ज़ॉम्बी बना दिया, तू एक कातिल है, तू यहाँ से चली जा। पिंक गर्ल गुस्से में आने के कारण वो खाना वापस से फेंक देती है। यहाँ टेरेस के ऊपर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सभी लोग अपने मन की बात बता रहे थे। नमारा से पूछा जाता है कि तुमने स्मोक कब स्टार्ट किया, तो नमारा बताती है कि मैंने 8th क्लास से स्मोक स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं हुआ करता था, कोई भी मुझसे बात नहीं किया करता था और मैं बहुत अकेली थी। तो आंसू बताती है कि तुम्हें हमसे बात करना चाहिए था, लेकिन हम लोग तुम्हें बहुत प्राउडी मानते थे, इसी कारण हम भी बात नहीं करते थे। यहाँ पे एक लड़का बोलता है कि मैं क्लास में हमेशा सेकंड आया करता था, इसी कारण मैं नमारा को बिल्कुल नहीं पसंद किया करता था क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं आ पाता था। लेकिन जो भी हो, नमारा के कारण, कंपटीशन के कारण मैं एटलीस्ट सेकंड तो आया करता था। यहाँ पे टेसू के पास बैठी हुई लड़की उसे मारने लगती है क्योंकि यहाँ हंसी मजाक चल रही थी कि कहीं वो लड़की टेसू को पसंद तो नहीं करती। जिसके बाद हमें कुछ पास्ट के सीन रिवील किए जाते हैं, यानी कि वही दिन जब वो पिंक गर्ल भागी थी और टीचर बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागी थी। ये दोनों ज़ॉम्बी से बचते हुए काफी आगे निकल आए थे और इनके पीछे वही लड़का था जो सान का फ्रेंड था और इस लड़की के कारण ज़ॉम्बी बना था। देखते ही देखते उसने टीचर को पकड़ लिया और इन्फेक्टेड भी कर दिया। कैसे तैसे करके टीचर उस ज़ॉम्बी को अपने से दूर करती है और पिंक गर्ल को अपने साथ लेके आती है और एक रूम के अंदर बंद कर देती है। वो बोलती है कि तुमने जो भी किया गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्लासरूम में भी सारे बच्चे तुम्हें गलत मान रहे हैं, तुम्हें सिचुएशन समझनी चाहिए थी। इस लड़की को सारी सिचुएशन समझाने के कारण बेचारी टीचर भी इन्फेक्टेड हो जाती है और जाने से पहले बोलती है कि कुछ भी करना लेकिन उन
उन लोगों की मदद जरूर करना, अगर तुम बच पाओ तो उन लोगों के साथ चली जाना और जिंदा रहना। जिसके बाद अब टीचर भी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और पिंक गर्ल अकेली रह गई थी। जैसे कि टीचर के आखिरी वर्ड थे कि उन लोगों की मदद जरूर करना। इसी कारण वापस से ये पिंक गर्ल पूरा बैग भरती है, खाना इकट्ठा करती है, रूम से बाहर निकलती है। इधर टेरेस के ऊपर फिर से एक लड़की बताती है कि मेरा तो एडमिशन किसी और स्कूल में होने वाला था, लेकिन ऑन्जो ने मुझे कहा कि इसी स्कूल में एडमिशन ले ले। अगर मैं आज किसी दूसरे स्कूल में होती तो शायद मैं सिचुएशन में कभी नहीं फंसती। यहाँ आप घूम फिर के सब लोग सान पे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम किसे पसंद करते हो। यहाँ सान भी बोलना स्टार्ट करता है कि मैं भी एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसके साथ में काफी टाइम से हूँ। यहाँ वापस से हम इस पिंक गर्ल को देखते हैं, लेकिन ये जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकली तो इसका वेलकम करने के लिए इंसू खड़ा था। यहाँ पिंक गर्ल को लगता है कि शायद ये इन्फेक्टेड नहीं है, इसी कारण इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। इंसू कहता है कि तुझे भूख लग रही है, इतना सारा खाना लेके जा कहाँ रही है, मुझे टेरेस पे जाना है। ये पिंक गर्ल बोलती है इंसू से कि तुम आखिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो। इसी के साथ में इंसू इस पिंक गर्ल को पकड़ता है और सीधा गर्दन से उठाता है और उसके बाद में पूरी तरीके से उसे खा लेता है। उसकी पूरी गर्दन डैमेज कर देता है और बहुत सारा खून नीचे गिरने लग जाता है। बेचारी ये लड़की एंड के अंदर आके कुछ अच्छा भी करने लगी तो भी वो नहीं कर पाई और इंसू ने इस लड़की को भी मार दिया। वो बाहर निकलता है और टेरेस पे जाने के लिए एक पाइप से चढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ टेरेस पे बैठे सान से जब सब लोग पूछ रहे थे तो ऑन्जो कहती है कि क्या मैंने उस लड़की को कभी देखा है, वो कौन है, आखिर बताओ मुझे। आखिरकार सान काफी करेज इकट्ठा करके बोल देता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बात को मजाक में उड़ा देती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये लड़का मजाक कर रहा है, कोई भी इस चीज पे ध्यान मत दो। ऑन्जो गुस्सा होके आगे चली जाती है। सुयोक यहाँ पे सान को कहता है कि जाके उसे बात कर। सान जब ऑन्जो से बात करने आता है तो ऑन्जो कहती है कि तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, मेरी बेस्ट फ्रेंड इसाक भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब तुमने भी मेरे साथ यही किया। तुम मेरे साथ हमेशा से रहते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे प्यार भी करने लगे हो। सान कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिट में तुम भी मुझे पसंद करो। जो बात थी वो मैंने कह दी और अब मेरा मन भी हल्का हो चुका है। दूसरी तरफ इंसू भी अब टेरेस पे पूरी तरीके से चढ़ चुका था। यहाँ पे ऑन्जो सान को कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सान सभी के साथ जाके बैठ जाता है और ऑन्जो वहीं पे बैठ जाती है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि इंसू की एंट्री होती है और वो सबसे पहले ऑन्जो को देखता है। ऑन्जो सामने खड़ी थी तो इंसू सीधा एक धक्का देता है ऑन्जो को, तो ऑन्जो नीचे गिर जाती है और इंसू भागता हुआ आता है सान के पीछे। सान जैसे ही देखता है कि ऑन्जो को इंसू ने धक्का दिया तो वो भी भागता हुआ आता है। यहाँ पे इंसू ने सान को पकड़ लिया था और सीधा उसकी आंख के ऊपर अटैक करने लगता है। इंसू बोलने लगता है कि तूने मेरी आंख फोड़ी थी ना, अब तेरी आंख तो मैं लेके ही रहूंगा। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या इंसू यहाँ पे सान की आंख फोड़ देगा, उसे मार देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, ये सारी चीजें तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में।